हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीमेंट्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स और देयर फाइनेस, अलग अलग प्रकार की सीमेंट्स होती हैं। ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ सीमेंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग ऑक्साइड कंपोजिशन और फाइनेस ऑफ ग्राइंडिंग एंड बाय यूजिंग एडिटिव्स टू द क्लिंकर्स एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग और बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। अलग अलग प्रकार की सीमेंट किस तरह से बना सकते हैं, या तो जो ओपीसी सीमेंट थी लास्ट टाइम जिसकी हमने कंपोजिशन पढ़ी थी, उसके जो ऑक्साइड कंपोनेंट्स हैं उनके प्रोपोर्शन को हम वेरी करें। ठीक है। सिलिका बढ़ा दें, किसी में स्ट्रेंथ हाई चाहिए तो किसी में लाइम बढ़ा दें, अगर अर्ली सेटिंग चाहिए तो इस तरह से हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की सीमेंट इस तरह से बना सकते हैं। उसके अलावा फाइनेस, जो फाइनेस ऑफ सीमेंट होती है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं, उसको भी वेरी कर, किसी को ज़्यादा फाइन करना है, किसी को कम फाइन करना है, तो उसके हिसाब से भी हम सीमेंट अलग अलग क्वालिटीज़ की सीमेंट को बना सकते हैं। फाइनेंस से कैसे होगा, अगर किसी को हमें जल्दी सेट करना है या अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप करनी है तो उसको बहुत ज़्यादा फाइन करना होता है। ठीक है। ओपीसी है वो एक अपने कहते हैं ना बेंचमार्क है सीमेंट का, कि सबसे जनरल सीमेंट वो है। अगर उससे ज़्यादा उसमें अगर प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन हमें करना है तो फाइनेंस, अगर ज़्यादा फाइन करते हैं तो जो स्ट्रेंथ ओपीसी के 7 दिन में आती है वो 2 या 3 दिन में भी हम गेन कर सकते हैं सीमेंट को ज़्यादा फाइन करें। इसके अलावा कुछ अलग से हम केमिकल्स ऐड करते हैं, मटेरियल ऐड करते हैं जिनको हम एडिटिव्स कहते हैं, जिससे कि सीमेंट में अलग प्रॉपर्टीज़ क्रिएट होती है। सीमेंट को कलर देना है, सीमेंट में को एसिडिक मतलब जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, या फिर फ्रोस्ट एक्शन है, या फिर सल्फेट अटैक्स है, उनसे बचाना है, तो कुछ हम केमिकल ऐड कर भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की सीमेंट बनाते हैं। और उसके अलावा है कि कहीं पर हम रॉ मटेरियल बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। कुछ ऐसी सीमेंट्स भी हैं जिनके अंदर जो रॉ मटेरियल हमने पढ़े थे, मेजर कंपोनेंट्स सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड्स वगैरह, उनको बिल्कुल ही चेंज कर दें। ठीक है ना, उनकी जगह हम कुछ और रॉ मटेरियल लें। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रकार की सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अब अलग अलग टाइप की जो मेन टाइप्स हैं जनरली यूज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है। लास्ट जो हमारी वीडियो था उसमें इसकी कंपोजिशन हमने पढ़ी थी, जिसको हम ओपीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। 1987 से पहले केवल एक ही ग्रेड की ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आती थी, लेकिन 1987 के बाद अलग अलग ग्रेड की, कुछ हायर ग्रेड कुछ लोअर ग्रेड की सीमेंट बनना शुरू हो गई। ठीक है ना। जो बेसिकली जो 3 ग्रेड थी वो थी 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। अब ये जो ग्रेड सेपरेशन या ग्रेड क्लासिफिकेशन किया है वो किस आधार पे किया है, वो उनकी स्ट्रेंथ के आधार पे किया है। जो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मीन्स जो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डेवलप होती है, उसके आधार पे जो 33 जो सीमेंट है उसके अगर सैंपल्स हम टेस्ट करें और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज़्यादा आ रही है या मेगा पास्कल से ज़्यादा आ रही है, तो वो 33 ग्रेड सीमेंट है। जिसकी 43 ग्रेड से अबव आ रही है वो 43 ग्रेड सीमेंट है नहीं, और 53 ग्रेड सीमेंट है एज पर देयर स्ट्रेंथ। और ये स्ट्रेंथ कब नापते हैं कि कोई भी सीमेंट है उससे हमने उसका मोल्ड कास्ट किया और उसको 28 दिन तक हमने क्योर किया है। 28 दिन बाद जो स्ट्रेंथ आती है वो उसकी हम स्ट्रेंथ मान के चलते हैं, और उसी के आधार पर इनकी ग्रेड हम सेट करते हैं। ठीक है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओपीसी इज डिक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इन व्यू ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ ब्लेंडेड सीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ लोअर एनर्जी कंजप्शन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इकोनॉमी एंड अदर टेक्निकल रीजंस। अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसके ट्रेंड में कुछ चेंज आया है। पहले ओपीसी ज़्यादा यूज़ होती थी, अब ओपीसी का यूज़ बहुत कम क्या कि काफ़ी कम हो गया है। ठीक है। अगर 100% हम सीमेंट मांग चले तो उसमें से आज 40% जो सीमेंट है वो ओपीसी मैन्युफैक्चर हो रही है। बाकी जो सीमेंट आ रही है वो ब्लेंडेड सीमेंट आ रही है, जैसे पीपीसी है या पीएससी है, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट है या पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, ये ब्लेंडेड सीमेंट कहलाती हैं। इनका चलन क्यों बढ़ा है, क्योंकि एक तो इनमें एनर्जी कंजप्शन, जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो एनर्जी कंजप्शन कम होता है। दूसरा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये एनवायरनमेंट को भी कम पोल्यूट करते हैं, क्योंकि जैसे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है उसमें फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं। अगर फ्लाई ऐश को हम ओपन एटमॉस्फेयर में डंप करते हैं तो बहुत ही एनवायरमेंटल पोल्यूटिंग एजेंट है। ठीक है ना। उसके कोलोइडल पार्टिकल्स हमेशा हवा में रहते हैं जो कि सेटल डाउन नहीं होते हैं और एस्थमेटिक
प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। इसी तरह से पोर्टलैंड स्लज सीमेंट है, तो जो स्लज है ब्लास्ट फर्नेस, जो आयरन, जहाँ पर जो आयरन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो स्लज निकलता है, अगर उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, उसके अंदर भी सीमेंटियस प्रॉपर्टी होती है, तो उसको इधर उधर वैसे ही डंप करेंगे, जो कि एक पोल्यूटिंग एजेंट होता है। तो उनको हम सीमेंट में यूज़ करके एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी बचा रहे हैं। एक ही इकोनॉमिक है, क्योंकि लो, इनकी कॉस्ट काफ़ी लो होती है। जो वेस्ट था उसको ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये मानो कि एकदम नेग्लिजिबल कॉस्ट पे वो हमें अवेलेबल हो रहा है। तो जो सीमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो रही है। और वेरियस टेक्निकल रीजंस, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे पोर्टलैंड स्लज सीमेंट है, उसमें एसिडिक एनवायरनमेंट को वो रेजिस्ट करता है, सल्फेट अटैक को भी रेजिस्ट करता है, ठीक है। उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होती है। तो ऐसे जो कुछ प्रॉपर्टीज सीमेंट के अंदर ऐड भी करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को ये इम्प्रूव भी करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ब्लेंडेड सीमेंट है उनका चलन बढ़ गया है। ठीक है, तो ये थी ओपीसी, ठीक है ना। सिंपली इसकी जो अदर प्रॉपर्टीज़ है वो एक टेबल में हम जो ये 7-8 जो भी सीमेंट के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, उस टेबल के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसका सेटिंग टाइम कितना होता है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, इसकी फाइनेस कितनी होती है, और जो भी 2-4 और प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक बार हम टाइप ऑफ सीमेंट डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएँ हैं। तो ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, ये सबसे बेसिक सीमेंट है। इसी के आधार पे, इसी के रेफरेंस के आधार पे हम बाकी सीमेंट को डिस्कस करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस हैं, और इनका कंपैरेटिव टेबल बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब देखो इसमें कोड भी लिखा हुआ IS 8041/1990। ये कोड है जिनसे कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग गवर्न होती है, कि जो कोड में जो स्पेसिफिकेशंस दिए होते हैं उन्हीं के आधार पे ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं इस कोड को फॉलो करके, ठीक है ना। तो सिविल में कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए एक अलग से IS कोड, BIS कोड बना होता है, जिसको हमें फॉलो करना होता है। मिनिमम या मैक्सिमम जो भी क्राइटेरिया वो हमें इसमें फॉलो करना होता है। अब जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, देखो नाम से क्लियर, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मीन्स जो जल्दी से हार्ड हो जाए। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, एक आता है क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट मीन्स जो जल्दी से जम जाए, ठीक है ना। और रैपिड हार्डनिंग में क्या होता है कि जिसकी अर्ली स्ट्रेंथ जल्दी आ जाए, जो स्ट्रेंथ है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाए। यहाँ पर सेटिंग और स्ट्रेंथ डेवलप होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि हमने देखो पीछे जब कंपोजिशन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जब C3 है, कैल्शियम एल्यूमिनेट अगर ज़्यादा है और एल्यूमिनियम जो होता है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन बहुत क्विक करता है, तो वो जल्दी से सीमेंट को सेट कर देता है। लेकिन इसका स्ट्रेंथ के अंदर योगदान बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है सीमेंट को। स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? कैल्शियम सिलिकेट, C3S और C2S, ठीक है। तो जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वो उनमें अर्ली स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जो क्विक सेटिंग सीमेंट होती है वो जल्दी सेट हो जाती हैं। क्लियर है ये डिफरेंस? चलो, इट डेवलप्स स्ट्रेंथ रैपिडली बट नॉट कन्फ्यूज विद क्विक सेटिंग सीमेंट विच ओनली सेट्स क्विकली। ठीक है, ये पॉइंट अंडरस्टैंड है। It develops at the age of 3 days the same strength as that is expected of OPC at 7 days। जो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है इसकी जो 3 दिन की स्ट्रेंथ होती है वो किसके बराबर होती है? OPC की 7 डे में जो स्ट्रेंथ आती है उसके बराबर, ठीक है। तो इसमें जो बिल्कुल शुरू में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, मीन्स कि ये लोड बियर करना शुरू कर देती है, ठीक है। It is due to the higher fineness of grinding, specific surface area not less than 3250 square centimeter per gram and higher C3S and lower C2S content। इस सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या है? एक तो इसकी फाइनेंस ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ऑर्डिनरी जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उससे ज़्यादा फाइन होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और इसकी फाइनेंस कितनी बताई गई है? 3250 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम। ये सरफेस एरिया है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वाटर का कांटेक्ट जो सीमेंट के कंपाउंड्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा होगा एक साथ, ठीक है ना। वाटर को परकोलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा कि फटाफट केमिकल रिएक्शन होगी, और जो C3S है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुरू के दिनों में ही वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जो C2S जो कि धीरे रिएक्ट करता है वो कम होता है, और C3S जो जल्दी रिएक्ट करता है वो इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ जल्दी आ जाती है।
इट शुड नॉट बी यूज इन मास कंक्रीट ड्यू टू अर्ली हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसको हम मास कंक्रीटिंग जैसे डैम की कंक्रीटिंग है या कोई बड़ी फाउंडेशन में हम कंक्रीटिंग करनी है वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जल्दी किसके कारण आती है, C3S। और C3S के कारण क्यों आती है, क्योंकि C3S जल्दी जल्दी पानी के साथ रिएक्शन करता है ड्यू टू इट्स हायर फाइनेस, जिससे हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि C3S की हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है, लास्ट टाइम हमने देखा था। तो इससे क्या होगा, अगर मास कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, इसलिए इसको हम मास कंक्रीटिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी यूज्ड इन प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट, जहाँ पर हमें कंक्रीट की स्लैब बनानी है, ठीक है ना। जैसे प्री फैब्रिकेटेड क्या होता है, जहाँ पर पहले हम तैयार करते हैं मेंबर को और फिर उसको प्लेस करते हैं। नीचे हमने बीम तैयार की, फिर उसको रख दिया, नीचे स्लैब तैयार की, फिर उसको हमने रख दिया, ठीक है ना। तो जो फ्लाईओवर वगैरह कंस्ट्रक्ट होते हैं इनमें प्री फैब्रिकेटेड जो बीम्स वगैरह होते हैं या साइड में जो प्लेट्स होती हैं वो पहले तैयार कर फैक्ट्री में की जाती है, साइड पर लाके उनको वहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। तो प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट में ये सीमेंट यूज़ होती है, या जहाँ पर हमें फॉर्म वर्क जो शटरिंग का काम होता है उसको जल्दी जल्दी हटाना हो, बार बार रीयूज़ करना हो, तो इस सीमेंट का यूज़ करते हैं। और कोल्ड वेदर में, क्योंकि कोल्ड वेदर में अगर जल्दी स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो क्या होगा, उसके अंदर जो पानी है वो जम जाएगा और फ्रोस्ट एक्शन होगा, मीन्स बर्फ़ जमने के बाद बर्फ़ का वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसमें जब अंदर का पानी जमेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और वो क्रैक्स डेवलप करेगा, तो फ्रोस्ट एक्शन की वजह से भी कंक्रीट डैमेज हो जाएगा। इसलिए कोल्ड वेदर में हम इसको यूज़ करते हैं कि जहाँ पर अर्ली स्ट्रेंथ जल्दी आ जाए, ठीक है। बाकी इसकी अदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम एक साथ बाद में कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप आती है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ठीक है ना। इसके लिए आईएस कोड क्या है, 12330/1988। अब देखो नाम से क्लियर है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, जो कि सल्फेट को रेजिस्ट करे। अब सल्फेट को अटैक कौन करता है, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स, ठीक है ना, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने पीछे देखा था C3S और C2S जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सिलिकेट कंपाउंड बनाते हैं और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है, तो पानी के अंदर ये घुल भी जाता है। और जो सल्फेट पहले से उस पानी के अंदर घुली हुई है, तो क्या होगा, सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनेगा कैल्शियम सल्फेट। और जो कैल्शियम एल्यूमिनेट कंपाउंड्स थे वो भी जो सोल्यूबल सल्फेट है उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बनाते हैं, जिनका वॉल्यूम जो हाइड्रेटेड कैल्शियम एल्यूमिनेट है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उनसे बहुत ज़्यादा होता है। अप्रोक्स ये मान लो कि उसका 200% के आसपास इसका वॉल्यूम होता है। मींस जब कंक्रीट के अंदर सल्फेट युक्त पानी अंदर जाएगा और जब इनके साथ वो रिएक्ट करेगा तो वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होंगे और कंक्रीट हमारा क्या हो जाएगा, अनसाउंड हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, जिसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सल्फेट को रेजिस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, C3A को कम करना होगा और C3A जो कैल्शियम एल्यूमिनेट है उस कंटेंट को तो कम करना होगा और सिलिकेट कंटेंट को बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार से जो हम सीमेंट बनाते हैं वो होती है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ठीक है। अब जो सल्फेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में कंक्रीट के ऊपर अटैक नहीं करता है, वो केवल जब वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है ना, तो ही ये कंक्रीट के ऊपर अटैक कर पाता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि वो पानी भी यूज़ ना करें जिसके अंदर सल्फेट है। अब ये जो सीमेंट है ये जनरली कहाँ पर यूज़ होगी, वहाँ पर यूज़ होगी जहाँ पर सल्फेट या सल्फ़र हो सकता है। जैसे कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पर सल्फेट कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ के पानी में, तो जो भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो भी हम स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं उनमें सीमेंट का यूज़ करते हैं। या फिर ऐसे पाइप, सीमेंट के पाइप जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो जहाँ पर हम इनको सॉइल के अंदर दबाते हैं, तो ऐसी सॉइल में अगर हम दबा रहे हैं जहाँ पर जैसे मार्शी एरिया है जहाँ पर सल्फ़र ज़्यादा होता है, तो उन एरियो में उन पाइपों को यूज़ करेंगे जो कि सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट से बने हुए हों। उसके अलावा उस एटमॉस्फेयर में उन स्ट्रक्चर्स के लिए भी सीमेंट को यूज़ करेंगे जहाँ पर सल्फ़र ज़्यादा हो। ऐसा कहाँ होता है, जहाँ पर कोल इंडस्ट्री है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं या जहाँ से कोल निकल रहा है वहाँ पर सल्फ़र ज़्यादा होता है, तो इन जगह हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आती है पोर्टलैंड स्लज सीमेंट, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट में PSC कहते हैं। इसके लिए IS कोड 455/1989, ठीक है।
It is obtained by mixing Portland cement clinker, gypsum and granulated blast furnace sludge in suitable proportion and grinding the mixture to get a thorough and intimate mixture between the constituents. अब ये जो पोर्टलैंड स्लज सीमेंट ये कैसे बनती है? सब जो क्लिंकर्स होते हैं सीमेंट के, जो क्लीन से बाहर निकलते हैं जो क्लिंकर्स, वो जिप्सम और ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लज। ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है? जहाँ पर आयरन और से हम आयरन बनाते हैं, ठीक है, तो वो ब्लास्ट फर्नेस होती है। तो उसकी जो स्लज होती है, स्लज क्या होता है? उसका जो वेस्ट होता है उस फर्नेस का, उन सबको हम मिला के और एक साथ ग्राइंड करते हैं, ठीक है ना, सीमेंट। तो वो क्या होगा, सारे जो जितने भी मिनरल्स हैं ये आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पोर्टलैंड स्लज सीमेंट बनती है। या फिर हम ये करें, इसका दूसरा तरीका क्या है कि क्लिंकर्स को अलग ग्राइंड करें, जिप्सम को अलग ग्राइंड करें, और जो ये ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लज है इसको हम अलग से ग्राइंड करें, और फिर उस ग्राइंड मटेरियल को हम मिक्स करें। इस तरह भी हम इस सीमेंट को बना सकते हैं, ठीक है। इस सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या है? एक तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। दूसरा, ये क्लोराइड रेजिस्टेंट है, सल्फ़र रेजिस्टेंट है, एसिडिक वाटर के प्रति रेजिस्टेंट है ये, ठीक है ना। तो बहुत सारी जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ है, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही होता है, लेकिन क्योंकि इसमें स्लज हमने मिलाया है तो उससे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव हो गई हैं और कुछ नई प्रॉपर्टीज़ इसमें ऐड हो गई है, जो कि जैसे हीट ऑफ हाइड्रेशन उसको लो कर देता है, और रेजिस्टेंस टू क्लोराइड है, एसिडिक वाटर है, सल्फ़र है, इन सब के प्रति ये रजिस्ट करता है इनके अटैक्स को, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छी सीमेंट है। अब कितने प्रोपोर्शन में इस स्लज को हम मिलाते हैं? जनरली ये 25 से 65% इसमें हम मिलाते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इसको 65% से भी ज़्यादा मिलाते हैं, क्योंकि जो स्लज है वो एक वेस्ट मटेरियल है, तो हमें इजीली वो मिल भी जाता है, ठीक है ना। तो जिससे क्या होगा कि हमारी कॉस्ट भी काफ़ी डाउन आ जाती है, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो ओपीसी की हैं वो इसकी मेंटेन रहती हैं। तो इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मास कंक्रीटिंग, क्योंकि इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो काफ़ी कम है, और कोल्ड वेदर में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, इसलिए जो केमिकल रिएक्शंस हैं पानी के साथ बाकी कंपोनेंट्स की वो स्लो हो जाती हैं। तो इसकी जो सेटिंग टाइम है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए जो फ्रोस्ट डैमेज है उसका जो अटैक है या फ्रोस्ट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको हम कोल्ड वेदर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्विक सेटिंग सीमेंट। तो नाम से ही क्लियर है, क्विक सेटिंग, जो जल्दी से सेट हो जाए, ठीक है ना। और सेट होने की जो क्वालिटी सीमेंट की है वो कौन प्रोवाइड करता है? C3A कंपोनेंट। तो अगर हम C3A कंपोनेंट को बढ़ा दें तो क्या होगा? या फिर जिप्सम जो होता है C3A की रिएक्शन को कम करता है, तो जिप्सम को हम कम कर दें या जिप्सम को हम ना मिलाएं, तो जिस हिसाब से जितने जल्दी हमें चाहिएगी उस हिसाब से हम जिप्सम इसमें ऐड करते हैं और C3A के कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे कि उसकी सेटिंग टाइम बहुत कम हो जाता है, वो फटाफट जम जाता है। तो इसका यूज़ जनरली कहाँ है? इट इज़ यूज मोस्टली इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। पानी के अंदर जब हमें कंस्ट्रक्शन करना हो तो इस क्विक सेटिंग सीमेंट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 5 टाइप की सीमेंट आज हमने डिस्कस की हैं, 4 टाइप की और बची हैं जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ई क्लास में मेरे से डिस्कस कीजिए। थैंक यू।